हे गाइस, वेलकमिंग यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला एंड आज की इस वीडियो में सीटेड पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी के हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के गाइस जो क्वेश्चंस है वो हमारे इंग्लिश पेडागोजी से हैं। तो हिंदी पेडागोजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऐसा नहीं समझेंगे कि उनके लिए ये सेशन नहीं है, बिल्कुल ये सेशन आपके लिए भी है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज का केवल डिफरेंस होता है, चीजें हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार लिंक को शेयर करेंगे और हिंदी पेडागोजी के स्टूडेंट तो देखना ही देखना है उनको, क्योंकि उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी अगर वो इस चीज से डरते हैं तो। ठीक है, और इंग्लिश के स्टूडेंट तो देखना ही देखना है उनको। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सीटेट 2021 का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आपका दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को एकदम अटेंटिव हो जाना है, मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, और वो जो मॉक टेस्ट का मोड रखेंगे वो आप लोग रखेंगे ऑनलाइन, यानी कि आप अपने फोन या लैपटॉप में आप मॉक टेस्ट देंगे रेगुलर। इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस बन पाएगा वहां पर कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आज तक आपने पेपर और पेन का यूज किया है, लेकिन आप जब फोन या लैपटॉप पे देंगे तो आपको वो वाली फीलिंग आएगी कि हाँ आप एग्जाम सेंटर में ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इवेल्युएशन, ये इस तरह का जो आप खुद का जब एनालिसिस करेंगे आप लोग, तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को करना हम गाइस। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है हमारा, इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड। एक लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में, यानी वो क्लासरूम जहां पर बच्चा जो है वो पूरा फोकस उसको दिया जाता है, टीचिंग का पूरा फोकस क्या है, एक लर्नर है यानी कि स्टूडेंट है। उस क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए, एनकरेज चिल्ड्रन टू कम्पीट विद ईच अदर। चिल्ड्रन को कंपटीशन के लिए, एक दूसरे से कंपटीशन के लिए उसको एनकरेज करना चाहिए, या फिर डेमोन्स्ट्रेट व्हाट शी एक्सपेक्ट हर स्टूडेंट टू डू एंड देन गिव्स देम गाइडलाइंस टू डू लर्निंग। मतलब जो है एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा ऐसा करे और वो जब करने लगता है तो टीचर उसको गाइडलाइन देती है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है। मुझे लगता है कि दोनों सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोनों नहीं हो पाएंगे। थर्ड वाला कहता है, employ such method in which the learners are encouraged to take initiative for their own learning। उन्होंने जो कुछ भी सीखा है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में, जितना कुछ बच्चे को अभी तक का सिखाया गया है, उससे वो अपना खुद का इनिशिएटिव ले पाए। ऐसे क्लासरूम में जो बच्चा होता है वो हमारा क्या होता है, फोकस ऑफ टीचिंग होता है। मतलब वहां पर जो है पूरा टीचर का जो अटेंशन होता है ऐसे बच्चों पर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बोलते हैं। ठीक है, जहां पर बच्चों पर फोकस किया जाता है। तो ऐसी क्लासरूम जहां पर बच्चों को एनकरेज किया जाए अपना खुद का इनिशिएटिव, अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाता है। डी वाला कहता है, यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असेस द लर्नर्स फॉर देयर अटेंटिव्स। यहाँ पर लेक्चर के द्वारा बच्चों को सब की फैक्ट्स बताया जाता है, उनके बाद से उनका असेसमेंट किया जाता है कि उन्होंने उससे क्या सीखा। तो ये तो हमारा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट के अंदर आ जाता है। हमें यहाँ पर बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चा अगर खुद अपना इनिशिएटिव ले रहा है, खुद डिसीजंस ले रहा है, तो वो हमारा एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट the most appropriate logical predicate for the continuous and comprehensive evaluation should be यानी कि यहाँ पर सी और आपका ई, इन सब का क्या फुल फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन शुड बी कैसा होना चाहिए, ये assessing more than one aspect of learning, maximizing the assessment opportunities, programming the holistic nature of human personality and increasing the burden on teachers। देखो ये जो इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन टीचर्स, ये पूरा नेगेटिव चला जाता है, तो डी ऑप्शन तो आप यहाँ से निकाल ही दो। सी कहता है, प्रोग्रामिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो आपका कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन कहता है प्रोग्रामिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। पूरा समग्र जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है, इस चीज का हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अभी आपका ये समझना होगा कि ये आपका क्या है। ये डबल सी का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किस किस स्तर पे हो रहा है, कितना उसका लेवल बढ़ रहा है, इस चीज का हम जब स्टडी करते हैं तो ये हमारे इसी के अंदर आता है। ठीक है,
मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है हम एक एक्सपेक्ट यानी कि केवल हम बच्चे की रीडिंग स्किल पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे की राइटिंग स्किल पर भी हम ध्यान देते हैं, बच्चे की अदर स्किल जो होती है उस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो ये जो है अदर एस्पेक्ट पर जब हम फोकस करते हैं तो वो हमारा जो टीचिंग मेथड होता है वो हमारा आता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अ टीचर यूजेस अ डाइस लेबल डिस्क्राइब। डाइस का यूज करने के बाद से टीचर क्या करती हैं, प्रेडिक्ट करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, समराइज करती हैं। समराइज का मतलब होता है संक्षिप्त करती हैं उसको, डिकंस्ट्रक्ट करती हैं उसको, तोड़ती मरोड़ती भी है, एंड इवेलुएट भी उसको करती हैं। ठीक है, each time after a topic is completed the teacher throws the dice and asks the student to answer a question based on the location of the dice the teacher is। यहाँ पर बच्चों को एक डाइस के थ्रू टीचर उनको प्रेडिक्ट करती है, मतलब उस डाइस में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रेडिक्ट करती है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद से एक्सप्लेन करती हैं उसको, फिर समराइज करती हैं और उसको तोड़ करके भी उसको बताती हैं। मतलब यहाँ पर कंप्लीट जो है एक चीज फॉलो की जा रही है, मतलब उनको कंप्लीट ज्ञान दिया जा रहा है तोड़ मरोड़ के। ठीक है, अब ईच टाइम आफ्टर अ टॉपिक इज कंप्लीटेड, जब हर मतलब ईच टाइम जब उनका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो टीचर थ्रो करती हैं डाइस को और पूछती हैं बच्चों से क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन, ये जो इस प्रकार का जो टीचिंग मेथड है कि सारी चीजों को आपने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद आप उनसे क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से, तो आपका जो ये टीचर का ये जो अप्रोच है इसको क्या बोलेंगे हम। पहला कहता है कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड, और फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि यहाँ पर हम बच्चों का सीखने के बाद से जो हम टेस्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सेकंड कहता है प्रोवोकिंग थॉट्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के थॉट को प्रोवोक किया जा रहा है, तो भाई यहाँ पर प्रोवोकिंग नहीं है। एंड यहाँ पर है डाइवर्सिफाइंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के थॉट प्रोसेस को, जैसा वो सोचते हैं उनके उस थॉट प्रोसेस को डाइवर्स करने की बात कही गई है। और डी ऑप्शन कहता है फिनिशिंग हर इज लेसन इन अ स्टाइल, टीचर अपना लेसन एक स्टाइल में फिनिश करना चाहती है, तो कंप्लीट नेगेटिव हो जाता है। आंसर आपका बनेगा डाइवर्स कंडक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो सीबीएसई में 4 असेसमेंट होते हैं, F1, FA2, FA3, FA4। यहाँ पर जब एक कोई लेसन पढ़ा दिया जाता है तो उसका मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जहां पर हम ये चीज पता करते हैं कि बच्चा उस लेसन से कितना कुछ सीख पाया है। ठीक है, चलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, देयर आर अ फ्यू चिल्ड्रन इन योर क्लास हु मेक एरर्स, which of the most likely to be your analysis of this situation। अगर आपके कुछ ऐसे आपकी क्लास में, मान लिया आप एक क्या है टीचर है, आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो एरर करते हैं किसी किसी चीजों में, तो आप एज अ टीचर क्या वहां पर क्या मेथड यूज करेंगी उन एरर्स को सही करने में, क्या मेथड आप यूज करेंगे एज अ टीचर। मान लिया अपने आपको एक टीचर समझ लीजिए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन यहाँ कहता है तो चिल्ड्रन हैव अ पुअर इंटेलिजेंस, आप ये मान करके बैठ जाओ कि बच्चा जो है वो बिल्कुल भी उसको सीखने समझने की बिल्कुल उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो उसका पुअर इंटेलिजेंस आपने जज कर दिया, बच्चे को छोड़ दिया, तो ये मोस्ट नेगेटिव हो जाता है। इट मींस यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन तो हमें बिल्कुल नहीं लेना है। सेकंड कहता है द चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड वांट टू क्रिएट इंडिपेंडेंस, बच्चे बिल्कुल भी स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आप उनको एकदम से छोड़ दीजिए, और वो इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उनको कुछ भी सीखना नहीं है। थर्ड कहता है द चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्रमोटेड टू योर क्लास, एंड लास्ट कहता है चिल्ड्रन को प्रमोट कर दो अपनी क्लास से, एंड द चिल्ड्रन हैव नॉट yet gained conceptual clarity and there is need for you to reflect on your pedagogy। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन का कहना है कि बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए बच्चा क्लास में एरर करता है जब भी वो कोई क्वेश्चन का आंसर करता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से ऐसा कुछ एरर हो रहा है। तो सबसे पहले आपको उसे प्रमोट नहीं करना है, उसको क्या करना, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है उसको सही तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया है कि लर्निंग के बाद से एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिससे हम जज करते हैं, और समेटिव असेसमेंट होता है 2 बार। ठीक है, जो आपका जैसे जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्या है जो इसमें इंक्लूड नहीं है, नॉट एन इंक्लूड,
तो यहाँ पर असाइनमेंट जब भी हम देते हैं बच्चे को, तो असाइनमेंट से भी हम ये जज करते हैं, मतलब असेस करते हैं कि बच्चे का क्या है, क्या करिकुलम है बच्चे का, कैसे वो उसमें वो डेवलप कर रहा है अपने आप को। ओरल क्वेश्चंस से भी हम करते हैं और क्विज एंड गेम्स से भी करते हैं। यहाँ जो टर्म टेस्ट है, ये जो टर्म टेस्ट है ये आपका नहीं आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ये जो टर्म टेस्ट है ये आता है आपका समेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। व्हाइल अपीयरिंग इन एन असेसमेंट, Devika finds her arousal as energizing, whereas Rajesh finds his arousal as discouraging. Their emotional experiences are most likely to differ with respect to. यहाँ पर आप देख सकते हैं देविका काफी एनर्जी फील कर रही हैं और जो राजेश है वो काफी डिस्करेज हो रहे हैं, ठीक है। दो बच्चे हैं और दोनों की जो इमोशनल कैपेसिटी है, जो इमोशनल सिनेरियो है वो काफी अलग है। वो एनर्जाइज फील कर रही हैं तो ये क्या हो रहा है, बहुत ही डिस्करेज हो रहे हैं। तो ये जो है ये एक्सपीरियंसेस आर मोस्ट लाइकली डिफर विद रिस्पेक्ट टू। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो अनुभव है, ये क्यों डिफरेंट है, ये इतना क्यों डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, द ड्यूरेशन यानी टाइम की अवधि की वजह से, द एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, द लेवल ऑफ एडेप्शन एंड द इंटेंसिटी ऑफ थॉट की इंटेंसिटी की वजह से बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस हो गया तो गंभीरता आगे विचारों में, इसलिए कोई एनर्जी फील कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा डिस्करेज हो रहा है। या लेवल ऑफ एडेप्शन, आप एडेप्ट नहीं हो पा रहे उस सिचुएशन में, या फिर आपका एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, आपकी भावनाओं की जो एक्सट्रीमिटी है उसकी वजह से कोई एनर्जी फील कर रहा है और कोई डिस्करेज हो रहा है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। The progressive education is associated with which of the following statements? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किन चीजों से एसोसिएट है? यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है टीचर्स आर ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है टीचर्स आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अथॉरिटी। टीचर ही इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करते हैं अपने स्टूडेंट तक। सेकेंड कहता है नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एंड कोलैबोरेशन। मतलब कोलैबोरेशन का मतलब होता है जो नॉलेज हमें मिलती है वो डायरेक्टली मिलती है और या तो ग्रुप में मिलती है, ग्रुप में यानी कि बच्चों के साथ में या टीचर्स की ग्रुप में हमें नॉलेज मिलती है। लर्निंग प्रोसीड्स ऑफ अ स्ट्रेट वे विद फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल मास्टरी एंड एग्जामिनेशन इज नॉर्म रेफरेंस्ड एंड एक्सटर्नल। यहाँ पर आपका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ये कहता है कि जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, जो भी एजुकेशन उसको मिल रही है उसमें वो बहुत चीजों को सीख रहा है, उसकी सारी डेवलपमेंट, उसका ऑल डेवलपमेंट हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन ये कहता है नॉलेज इज जनरेटेड थ्रू डायरेक्ट एंड कोलैबोरेशन। उसको डायरेक्टली नॉलेज दिया जा रहा है, जो भी चीजें उसको सिखाई जा रही है डायरेक्टली सिखाई जा रही है। डायरेक्टली का मतलब होता है टारगेट उसका जो भी बनाया गया है, जो चीज सिखाने का उस पर भी फोकस किया जा रहा है और कोलैबोरेशन में भी वो सीख रहा है, मतलब वो ग्रुप में भी उन चीजों को सीख रहा है। तो वो ये हमारा क्या होता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है, ठीक है। सो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाता है गाइस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। जब हम स्कूल में असेसमेंट करते हैं बच्चों का, उस असेसमेंट को हम क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पहला ऑप्शन कहता है फोकस ऑन एग्जाम टेक्निक रादर देन आउटकम्स। हमें एग्जाम टेक्निक पर फोकस करना चाहिए बजाय आउटकम्स पे, रिजल्ट पे। ऑफर लेस कंट्रोल टू द स्टूडेंट ओवर व्हाट विल बी असेस्ड। Improve learning by providing a constructive feedback. Encourage teaching to the test as they involve frequent testing. Encourage teaching to the test as they involve frequent. हमें टीचिंग की टेस्ट पर हमें ज्यादा मतलब फोकस नहीं करना है, हमें क्या करना है, इम्प्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हमें लर्निंग यानी कि बच्चों की जो लर्निंग है, जो वो सीख रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें हमें फीडबैक देने की जरूरत है कि आप में ये कमियां हैं, आप इनको इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो वो हमारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट करता है, जो एफए होता है, जो एसए होता है। और बेसिकली जो एफए के थ्रू हम ये बच्चों को हम बच्चों की जो एरर्स उनको इम्प्रूव कर पाते हैं, उनको फीडबैक दे पाते हैं कि आपकी ये एरर्स को ऐसे आपको सुधारना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, which one of the following assessment practices will bring out the best in students? जो असेसमेंट, किस तरह के असेसमेंट करने से बच्चों में एक अच्छा मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलता है, विल ब्रिंग द आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट, अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है।
किस तरह के असेसमेंट के थ्रू हम देख पाते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है व्हेन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस फैक्ट एज टेस्टेड, मतलब अगर स्टूडेंट जो है मतलब रिप्रोड्यूस कर पाए फैक्ट्स को, ठीक है। दूसरा कहता है व्हेन कंसेप्चुअल चेंज एंड स्टूडेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर असेस्ड थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, conceptual change and student alternative solution assessed through several different method of assessment, कई मतलब जो है methods के थ्रू हम बच्चों को जज करें, बच्चों को असेस करें। नेक्स्ट कहता है सी ऑप्शन कहता है when the marks obtained and the position secured by the student in the class with ultimate determinants of success and when the emphasis is laid upon positive correlation between test scores and student ability। यहाँ का जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो होगा आपका, चलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि कंसेप्चुअल चेंज और स्टूडेंट की ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की चेंज करने के बाद से स्टूडेंट की जो आंसर मिलते हैं, जो स्टूडेंट का मतलब जो सॉल्यूशन जो स्टूडेंट देते हैं उसके थ्रू हम उनको असेस कर पाते हैं, उसके थ्रू हम उनको जज कर पाते हैं थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट। कई डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट जब हम फॉलो करते हैं, कोई बच्चा लर्निंग में लर्निंग की कई स्किल्स होती है ना, कोई बच्चा रीडिंग में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा राइटिंग में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज में गेम में बहुत अच्छा है। इन डिफरेंट मेथड्स को फॉलो करके जब बच्चे को हम एसेस करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मतलब इस तरह के असेसमेंट हमारे बच्चों में एक मतलब अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इस तरह के असेसमेंट करने पे एक अच्छा इम्पैक्ट बच्चों में देखने को मिलता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर गाइस करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टूडेंट इन अ क्लास आर आस्क्ड टू असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स टू देयर वर्क्स इन अ नोटबुक टू डेमोन्स्ट्रेटिव व्हाट दे कैन डू फॉर देयर सोसाइटी। टू डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेट, देखो स्टूडेंट इन ए क्लास आर आस्क्ड, स्टूडेंट को कहा गया असेंबल वेरियस आर्टिफैक्ट्स, कई मतलब जो है उन्होंने जो भी सीखा है उस उनको कलेक्ट करने को, देयर वर्क्स इन अ नोटबुक, नोटबुक में कलेक्ट करने को, टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे कैन डू फॉर द सोसाइटी, मतलब उनको बोला गया कि आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकते हो, इस तरह के आर्टिफैक्ट्स आप कलेक्ट करके क्लास में दिखाओ। तो ये हमारा जो एक्टिविटी है इसको क्या कहेंगे, इसको एक्टिविटी को इजी टाइप असेसमेंट कहेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स कहेंगे, या प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट कहेंगे, या पोर्टफोलियो असेसमेंट कहेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इजी टाइप असेसमेंट नहीं होगा। एनेक्डोटल मतलब हम कब करते हैं, जब पीटीएम होता है बच्चों का, तब एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वहां पर बच्चों का हम शो करते हैं पेरेंट्स के सामने कि आपके बच्चे का इस मंथ में ये जो है एक ये बच्चों में ये क्वालिटी है, मतलब आई मीन लर्निंग बच्चों की एक मंथ में क्या कैसी रही है वो हम एनेक्डोटल में रिकॉर्ड में बताते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट नहीं है, यहाँ पजल का क्वेश्चन नहीं टीचर ने बताया, टीचर ने बताया कि सोसाइटी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इस तरह की फैक्ट्स आप इकट्ठा करो। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो असेसमेंट में हम जो है बच्चे को सिचुएशन दे देते हैं और कहते हैं कि आप इस सिचुएशन के बारे में क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस हम, अ क्लास 7th स्टूडेंट मार्क्स मेक्स एरर इन अ मैथमेटिक्स एज अ टीचर यू वुड, आपका जो 7th क्लास का स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में एरर गलतियां करता है, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे उसके लिए, प्रोवाइड द स्टूडेंट द करेक्ट आंसर उनको आप बता देंगे, अलाउ द स्टूडेंट टू यूज कैलकुलेटर, स्टूडेंट को आप कैलकुलेटर थमा देंगे, तो मतलब ये बी ए बी तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आस्क द स्टूडेंट टू यूज अल्टरनेटिव मेथड और रीडू इट टू फाइंड आउट द एरर्स ऑन हिज ओन। यहाँ पर ये कहा गया है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे, मतलब अल्टरनेटिव मेथड आप उसको बता देंगे कि हाँ ये तरीका है, आप क्या होगा एज अ टीचर आप उसको बताएंगे कि आप अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और जिसके थ्रू आप इसको मतलब रीडू करके आप कई तरीके से अपने एरर को क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है गाइस। और ये कहता है डी वाला, सो द स्टूडेंट वेयर द एरर्स वर मेड एंड आस्क द स्टूडेंट टू रीडू इट, मतलब उनको दिखा दो कि आपने यहाँ पर गलतियां करी हैं और उनको कह दो कि आप दोबारा इसको करो। बट स्टूडेंट कब कर पाएगा, जब उसको बताएंगे ना कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप कितने मेथड को आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसके थ्रू आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर गाइस आपका करेक्ट हो जाता है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इज, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का मतलब होता है यहाँ पर बच्चे का हम इवेल्युएशन करते हैं कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है, तो आपका सी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट
द करिकुलम मस्ट एनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस। ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यक्रम जिससे बच्चों को अपना वॉइस यानी कि उनको बोलने का वहां पर अधिकार दिया जाए, टाइम चांस दिया जाए। नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स। उनका नर्चर यानी कि वो नर्चर किया जाए, डेवलप किया जाए, उनकी क्यूरियोसिटी को भी डेवलप किया जाए ताकि वो जो है चीजों को सीखें, चीजों को करने के बारे में सोचें। ठीक है, यहाँ पे आपका क्यूरियोसिटी होगा। चलिए, टू डू थिंग्स, टू आस्क, इंटीग्रेटिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस टेक्सचुअल नॉलेज एंड नेशनल, मतलब उनको मतलब बताया जाए कि वो अपना टेक्सचुअल नॉलेज भी वहां पर क्या करें, रिप्रोड्यूस करें, उसको डेवलप करें। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 P 2013 अगेंस्ट हिज बैकड्रॉप व्हाट शुड बी द प्राइमरी रोल ऑफ द टीचर्स। यहाँ पर बताया गया है कि इस तरह की जो है बच्चों का जब यहाँ पर इस तरह की लर्निंग होती है, इस तरह का करिकुलम होता है, तो आपका प्राइमरी टीचर, एज अ प्राइमरी टीचर आपका क्या रोल होता है। टू डिस्कार्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक। बच्चे की जो प्री एक्सपीरियंस है उनको डिस्कार्ड करके आप केवल टेक्स्ट बुक पर ही फोकस करेंगे। टू डू द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक सब्सिक्वेंटली, आप जो है टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को करवाएंगे। एंड टू एंश्योर दैट द टीचर आस्क गुड क्वेश्चन एंड द चिल्ड्रन राइट द आंसर इन देयर नोटबुक। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। आप इस तरह के बच्चों को काफी ज्यादा ऐसा मतलब करेंगे, ऐसे ही उनको एक सिचुएशन देंगे ताकि वो अपनी लर्निंग को, जो उन्होंने उनके एक्सपीरियंसेस है, उनको भी वो यूज करके अदर चीजों को वो सीख पाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ गाइस करेक्ट हो जाता है आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आस्क्स द चाइल्ड एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो करेक्ट आंसर को रिकॉग्नाइज आप कितने जल्दी कर पाते हैं इसके लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी राइट वे फॉर अ टीचर हु इंटेंड्स टू करेक्ट एरर ऑफ हिज स्टूडेंट। एक करेक्ट वे क्या होगा बच्चे, एक टीचर के लिए अगर वो चाहती है कि अपने स्टूडेंट की वो अपने स्टूडेंट के एरर्स को वो करेक्ट करे, तो वो कौन सा तरीका होगा। She must correct every error of her student even if requires late sitting in the school। मतलब वो कितना भी देरी हो वो सारे errors को वो करेक्ट करेगी। She should correct less frequent errors more often than high frequent and generality errors, general errors। ठीक है, यहाँ पर general errors होगा आपका, थोड़ा सा वो टाइपिंग का मिस्टेक हो गया। हाँ, she should correct errors that interfere with the general meaning and understandability। मतलब वो बच्चे की उन एरर्स को करेक्ट करेगी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग को नहीं, मतलब वो जिन क्वेश्चंस को नहीं समझ में आ रहा था उसको, उन क्वेश्चंस को वो क्या करेगी, वो करेक्ट करेगी। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जहां बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वो सीख पा रहा है सही तरीके से। ऐसे क्लासरूम को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। पहला ऑप्शन कहता है चिल्ड्रन आर ऑलवेज एंग्शियस एंड केप्ट ऑन देयर टोज सिंस द टीचर कीप्स ऑन गिविंग रेगुलर टेक्स्ट टू असेस देयर एबिलिटी फॉर रिकॉल। कहने का मतलब है यहाँ टीचर जो है अपने बच्चों का हर बार टेस्ट लेगी जिसके थ्रू वो ये मतलब डिसाइड कर पाएगी कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा। क्या वो टेस्ट के थ्रू ऐसा कुछ करेगी। सेकेंड कहता है चिल्ड्रन फियर द टीचर सिंस द टीचर यूजेस वर्बल एंड फिजिकल पनिशमेंट। बच्चे के अंदर टीचर ये डर पैदा कर देगी कि अगर उसने इस बात को नहीं सीखा तो वो उसके लिए उसको फिजिकल पनिशमेंट मिलेगा। चिल्ड्रन डोंट हैव एनी रिगार्ड फॉर द टीचर एंड डू एज दे प्लीज। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। डी कैसा है, डी कहता है आपका चिल्ड्रन लुक अप टू द टीचर फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू फैसिलिटीज देयर लर्निंग। मतलब टीचर को बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को टीचर के सपोर्ट की जरूरत होती है ताकि उनकी लर्निंग और ज्यादा फैसिलिटेट हो। तो इसके लिए वो टीचर पर पूरा डिपेंड रहता है और इस तरह की क्लासरूम को हम क्या बोल पाते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम बोल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लैंग्वेज की क्लासरूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। लेक्चर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड एंड डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। डिस्कशन के थ्रू एंड डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू बच्चों की पार्टिसिपेशन क्लास में ज्यादा हो पाती है जब उनको हम डिस्कशन के लिए छोड़ देते हैं कि उनको जो टॉपिक मिल जाए उस पर वो फ्रेंकली जितना कुछ बोल पाते हैं वो बोल सकते हैं। तो वो अपना
मतलब अपनी अपनी खुद की उनके अंदर जो अपने एक्सपीरियंसेस है उनको वो एक्सप्रेस कर पाए, तो ऐसी क्लासों में बच्चे जाना भी पसंद करेंगे और लोगों मतलब आई मीन पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या होगी वो काफी ज्यादा होगी। तो डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो हमने 20 क्वेश्चंस आज के सेशन में कर लिए हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है आपका। तो गाइस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।